नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि हमारे निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज के 200 एपिसोड्स पूर्ण हुए थे, तो उनमें 3 लोगों का चयन किया गया था जिनका बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम बनने वाला था। तो जो पहले व्यक्ति का विश्लेषण था वो गुरुवार के दिन अपलोड किया जा चुका है और दूसरा विश्लेषण जो था दूसरे व्यक्ति का वो मैं आज आप सभी के सम्मुख लेकर के उपस्थित हुआ हूं। वो दर्शक जो इस बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण को देख रहे हैं और अपनी जन्म कुंडली का ठीक इसी तरह से विश्लेषण मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से कराना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो पर जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन पर व्हाट्सएप करके आप अपने बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिषीय सूत्रों को जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ साथ आप भी इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हुए चलिए। सबसे पहले तो मैं इन जातिका के विषय में इनकी बर्थ डिटेल्स आपको बता देता हूं। इन्होंने जो अपना नाम बताया हो वो एस लेटर से है, पूरा नाम बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ इनका है 9 अप्रैल 1994, यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख पा रहे होंगे। सुबह के 7:46 का इनका जन्म है और मीरठ उत्तर प्रदेश। काफी लंबे समय से इनकी मदर जो हैं वो हमारे चैनल की दर्शक हैं, काफी लंबे समय से वो हमारे प्रोग्राम्स को देख रही हैं। इनका कहना है कि इन्होंने अपना नाम बताया है और इन्होंने कहा है कि मेरी जन्म कुंडली का चयन हुआ था बृहद विश्लेषण के लिए। मैंने अपनी बेटी की कुंडली के विश्लेषण के बारे में पूछा है, तो इनकी बेटी की डिटेल्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं इनके जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप भी इस जन्म कुंडली को अपने सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर कर लीजिए ताकि हम और आप मिल करके इस जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकें। और जो निर्मित नहीं कर सकते हैं वो मेरे साथ साथ लगभग सभी डिटेल्स जो देखनी होती है वो स्क्रीन पर आपको विजिबल हो जाएंगी। इन्होंने शनिवार के दिन जन्म लिया है, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में। मनुष्यगण मीन राशि, ये जल तत्व की राशि है। गुरु इस राशि के राशिश होते हैं और कुंडली जो इनकी बनती है वो मेष लग्न की बनती है। तो मेष लग्न और मीन राशि यानी कि लग्नेश और राशिश, मंगल और गुरु बनेंगे, ये आपस में मित्र हैं, परंतु तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेष लग्न एक अग्नि तत्व का लग्न है और मीन राशि एक जल तत्व की राशि है, जो कि अग्नि और जल का मेल नहीं बैठता है, जिस वजह से जातक के जीवन काल में कंफ्यूजन्स की स्थिति देखने में आपको मिलेंगी। साथ ही साथ में जो राहु आपको अष्टम स्थान में दिख रहे हैं, चलित कुंडली में सप्तम का फल दे रहे हैं। केतु द्वितीय भाव में ना होकर के लग्न का फल दे रहे हैं। और जो 4 ग्रह आपको 12वें भाव में दिख रहे हैं, सूर्य, बुध, चंद्रमा और मंगल, इसमें सूर्य को छोड़ करके बुध, चंद्रमा और मंगल 11वें भाव का फल प्रदान कर रहे हैं चलित कुंडली में। जब हम जाकर के देखते हैं तो सबसे पहले तो शनिवार के दिन इनका जन्म हुआ है, तो शनि इस कुंडली में दशमेश और एकादशेश होते हैं, तो जातक की इच्छा कहीं ना कहीं कर्म करने की और धन को अर्जित करने की सदैव मन में बनी रहने वाली है। इसके साथ ही साथ शनि षडबल में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बली हैं, तो ये कुछ हद तक सांसारिक सुखों की कमी और जीवन काल में विरक्ति का अनुभव जातक को कराएंगे। हालांकि लग्नगत शुक्र हैं तो एकदम से विरक्ति की बात हम तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लग्न में यदि शुक्र बैठे हों तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं भोग को भोगने की चाहत को ये उत्पन्न कर देते हैं। इनकी जन्म कुंडली को हम समझते हैं, मेष लग्न की जन्म कुंडली बनती है, लग्नपति मंगल बनते हैं जाकर के 12वें भाव में बैठे और चलित में वो 11वें का फल दे रहे हैं। मंगल यदि लग्नेश हो तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में उग्रता देखने में आती है। ऐसा व्यक्ति पजेसिव होता है, एकाधिपत्य की चाहत रखने वाला होता है, कुछ हद तक क्रूर भी कहा जा सकता है, परंतु महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है, किसी भी चीज को पाने की चाहत होती है, कर्मठ होते हैं और एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली लग्नेश का 12वें भाव में जाना और 11वें का फल देना, ये धन आगमन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छा माना जाएगा। हालांकि ऐसा जातक यदि अपने जन्मस्थान से दूर जाकर के किसी कार्य को करता है तो उसको ज्यादा अच्छी सफलताएं मिल जाती हैं। लग्नगत शुक्र आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे और आकर्षक बनाएंगे, जिससे भी आप मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित होगा। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, लग्न में बैठे हैं, जातक के व्यक्तित्व में धन को कमाने की, धन को एकत्रित करने की चाहत बनी रहेगी। केतु का लग्न का फल देना कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में कंफ्यूजन्स की स्थिति भी निर्मित होगी। तीसरे भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जाकर के 12वें भाव में बैठे, इसको अच्छा माना जाता है, परंतु फल 11वें का दे रहे हैं, तो व्यक्ति जितना पराक्रम, जितना पुरुषार्थ करता है उतनी ही मात्रा में उसको धन का लाभ होता रहता है। चतुर्थपति चंद्रमा बनते हैं, जाकर के 12वें भाव में बैठ करके 11वें का फल दे रहे हैं। चतुर्थेश का 12वें भाव में जाना मदर की हेल्थ में कुछ हद तक उतार चढ़ाव की स्थितियों को निर्मित करता
सकता है। साथ ही साथ जातक का मन अशांत होता है, मन में बेचैनी और चित्त की अशांति बनी हुई रहती है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाएगा। वैसे तो सूर्य को 6, 8, 12 भाव में जाने का दोष नहीं लगता है, परंतु पंचमेश होकर के 12वें भाव में बैठे हैं तो प्रेम संबंध और संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं परेशानी होगी। परंतु ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का जितना ज्यादा व्यय करेगा उतना उसका ज्ञान विकसित हो जाता है। षष्ठ भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जाकर के 12वें भाव में बैठ करके 11वें का फल दे रहे हैं। जातक सदैव ऋण में यदि रहता है तो उसके लिए ज्यादा अच्छी स्थितियां बनती हैं, त्वचाजन्य रोग देखने में आते हैं। सप्तम पति लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं, परंतु शुक्र केतु की युति लग्न में हो जा रही है, मंगल की दृष्टि सप्तम स्थान पर हो जा रही है। स्त्री की कुंडली में गुरुपति कारक होकर के वक्री होकर के सप्तम भाव में बैठे और राहु के साथ फल दे रहे हैं। फलतः दाम्पत्य जीवन में परेशानियां साफ प्रदर्शित हो रही हैं। नवांश की स्थिति को भी देखने से समझ में आ रहा है कि जातक के जीवन काल में दाम्पत्य में परेशानियां बनी रहने वाली हैं। अष्टम भाव के स्वामी मंगल 12वें में बैठकर के 11वें का फल दे रहे हैं, तो अकस्मात धन लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छा माना जाता है। राहु के यहाँ पर उपस्थित होने के चलते कुछ हद तक गुप्त रोग की स्थितियां भी बन सकती हैं, जिसका ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। भाग्येश सप्तम में है, विवाह उपरांत भाग्योदय को प्रदर्शित करते हैं, परंतु दाम्पत्य जीवन की क्वालिटी कुछ हद तक कमजोर हो सकती है, क्योंकि वो गुरुपति के कारक होकर के अति शत्रु होकर के वक्री होकर के बैठे और राहु के साथ में वो फल दे रहे हैं, और ये स्वतः ही कहीं ना कहीं राहु के नक्षत्र में है, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। कर्मेश का लाभ स्थान में जाना, व्यक्ति जितना मेहनत करता है उसको उतना धन का लाभ होता है, अच्छा माना जाता है इसको। और लाभेश का लाभ स्थान में होना व्यक्ति के लिए लाभ की स्थितियां बनी रहती हैं। और 12वें के स्वामी सप्तम में होने के कारण भी चूंकि वो वक्री हो गए और 12वें भाव में पापक ग्रहों का संबंध बना हुआ है, तो दाम्पत्य जीवन में कष्ट और उतार चढ़ाव परेशानियां साफ देखने में मिल जाएंगी। प्रश्न इनका है कि पहली शादी नाम मात्र की थी जो दिसंबर 2023 में समाप्त हो गई। ऑलरेडी इन्होंने बताया हुआ है कि पहली शादी इनकी एक शादी हो चुकी है जो कि दिसंबर 2023 में समाप्त भी हो चुकी, तो उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा कारण तलाशने की आवश्यकता नहीं है। मंगल भले ही चलित में 11वें का फल दे रहे हैं, लेकिन जन्म कुंडली में 12वें बैठे हैं, फलतः आप मांगलिक हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, शुक्र जो कि दाम्पत्य के कारक हैं, उनके साथ में केतु का प्रभाव देखने में मिल रहा है। और जो पति का भाव है वहां पर पति के कारक गुरु बैठे हैं, और राहु के वहां हो जाने के कारण भाव के अधिपति जो कि शुक्र हैं वो कहीं ना कहीं केतु के साथ पीड़ित, और भाव कारक तीनों ही पीड़ित हो जाने के चलते जातक के जीवन काल में दाम्पत्य के सुख में कमी आई और विवाह विच्छेद का प्रबल कारण बना। कुछ हद तक संभावनाएं ये भी बनती हैं कि विवाह जो हुआ है वो कुंडली का मिलान करके ना किया गया हो। अगला प्रश्न इनका है कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, विवाह कब करें और वह कैसा रहेगा। देखिए, यदि हम आगे के जीवन के विषय में विचार करते हैं तो मेष लग्न की जन्म कुंडली के लिए बुध की महादशा कोई श्रेष्ठ महादशाओं में से नहीं मानी जाती है। वैसे तो बुध इस कुंडली में 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं और नवांश कुंडली में वो भाग्यस्थ है और बुध की महादशा ही चल रही है। और बुध की महादशा को मैं कोई बहुत ज्यादा बुरा यहाँ पर नहीं कहूंगा, उसके पीछे रीजन ये भी बन जाता है कि आपकी कुंडली के लग्न से दो शुभ ग्रहों का प्रभाव बन रहा है, और बुध नीच राशि में बैठ करके नीच का फल नहीं दे रहे हैं और नवांश कुंडली में वो भाग्यस्थ हैं कहीं ना कहीं। तो इसके चलते अगर आपकी चंद्र कुंडली भी बना ली जाए तो बुध लग्नगत हो रहे हैं, तो इसके चलते बुध की महादशा आपकी एवरेज जाएगी, और जीवन काल की क्वालिटी को यदि हम देखा जाए तो वो एवरेज होने वाली है। परंतु लग्नगत शुक्र होने के चलते किसी भी ग्रह की महादशा हो, आपके जीवन काल में लग्जरीज और अच्छी क्वालिटीज हमेशा बनी रहेंगी, आपके व्यक्तित्व में भव्यता रहेगी, लोग आपसे आकर्षित होंगे और आपके आसपास का माहौल बहुत सुसज्जित और साफ सुथरा होगा। लग्जरियस आइटम्स आपके पास में काफी ज्यादा मात्रा में अभी नहीं है, तो आने वाले समय में देखने में मिल जाएंगे, वैसे तो होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि शुक्र के लग्नगत होने के चलते, क्योंकि वो 15 अंश पर पूर्ण अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं पूर्ण बली होकर के, आपको आपके जीवन काल में कभी भी एक किसी चीज की भौतिक चीजों की कमी महसूस तो नहीं होने देंगे। मानसिक अशांति आपकी कुंडली में है वो एक अलग चीज है, परंतु भौतिक सुख सुविधाएं और जीवन में आराम की कमी यहाँ पर नहीं दिखती, तो ओवरऑल जीवन को आप अच्छा माने। दूसरा प्रश्न इनका है कि विवाह कब करें एवं कैसा रहेगा। देखिए, विवाह कब करें, तो अभी बुध की दशा में गुरु का अंतर चल रहा है और मीन राशि है आपकी और गुरु का गोचर अभी वृषभ राशि में है, तो विवाह के योग तो आपके लिए चल रहे हैं। जैसा कि मैं आपकी जन्म कुंडली को देख पा रहा हूँ, वर्ष 2025 में और 2026 के मार्च तक आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह के योग चल रहे हैं, आपको विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरे, विवाह का विचार यदि हम नवम स्थान से भी करते हैं तो उस भाव के स्वामी गुरु भी सप्तम स्थान में आकर के बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। नवम भाव पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। अब ये भाव आपकी कुंडली में एक तरह से सुप्त है, तो कहीं ना कहीं विवाह होने में परेशानियां देखने में मिलेंगी। बाकायदा जब भी विवाह हो, यदि होता है तो बाकायदा कुंडली का मिलान करके होना चाहिए, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आने वाले समय में भी बन सकती हैं।
अगला है कि बेटी का स्वास्थ्य व पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा भविष्य में। देखिए, यदि स्वास्थ्य के विषय में विचार करें तो रोग भाव के स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, तो हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आंखों का ध्यान देने की जरूरत है। पिता के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं। साथ ही साथ त्वचा जन्य रोग, दंत जन्य रोग या नसों से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। और लग्नगत शुक्र है, शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो भोग की अधिकता जातक को रोग दे देती है। तो अत्यधिक भोग करने से बचना होगा। लिमिट में रह करके अपनी मर्यादाओं को समझते हुए यदि भोग करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, परंतु जो परेशानियां मैंने बताई वो देखने में मिलेंगी। कुछ हद तक पेट से संबंधित परेशानियां भी देखने में आ रही हैं और सींग वाले जानवरों से खतरा, जो कि मैंने अक्सर अपने शोज में बताया है, वो यहाँ पर साफ प्रदर्शित हो रहा है। तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि महादशा भी जो चल रही है अभी, वो रोगेश की ही चल रही है। पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, दाम्पत्य जीवन तो निर्भर करेगा जन्म कुंडली के मिलान पर। बाकी कुटुंब स्थान में केतु बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि वहां पर पड़ रही है। ठीक है, कुटुंब भाव के स्वामी शुक्र को शनि देख रहे हैं। चतुर्थ स्थान के स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो ये कुछ बहुत ज्यादा अच्छे पारिवारिक जीवन को या सुकून को नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो बाकायदा कुंडली का मिलान करके यदि विवाह होता है तो चीजें कुछ हद तक बैलेंस करी जा सकती हैं। बाकी शुक्र लग्नगत है, अगर कुंडली मिलान करके विवाह हो तो दाम्पत्य की क्वालिटी को अच्छा भी माना जा सकता है। और तीसरा प्रश्न इनका है कि नौकरी कैसी रहेगी भविष्य में। देखिए, दशमपति काफी बली अवस्था में जाकर के बैठे हुए हैं। सूर्य कुछ हद तक 12वें में जाने के कारण पीड़ित आप मान सकते हैं इनको। हालांकि गुरु के घर में वो जाकर के बैठे हैं और गुरु कमजोर हैं, तो कोई बहुत ज्यादा चिंता तो नहीं है। इसलिए सूर्य की आराधना यदि करती रहती है तो नौकरी की स्थिति बनी रहेगी। भौतिक सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है आने वाले समय में। और नौकरी में ग्रोथ, नौकरी में प्रमोशन मिलता हुआ, जब बुध में शनि का अंतर शुरू होगा मार्च 2026 के बाद में, तो करियर में और अच्छी ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर सकती है। नौकरी आने वाले समय में इनकी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। और चौथा प्रश्न इन्होंने किया है कि बेटी तो पूजा पाठ कर नहीं पाती है, क्या मैं कोई पूजा पाठ या उपाय कर सकती हूँ उसके लिए। देखिए, ये प्रश्न आपका बड़ा, जो फोर्थ पॉइंट है ना, कि पूजा पाठ नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाती हैं। क्या किसी राज्य की मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री हैं? क्योंकि ये लोग भी जो अपनी फील्ड में सबसे व्यस्त माने जाते हैं, वो भी पूजा पाठ धर्म कर्म तो करते ही हैं। और ऐसी कोई बहुत बड़ी नौकरी तो इस कुंडली में दिख नहीं रही है कि जिस वजह से पूजा पाठ ना कर पाती हूँ, कि इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट 24 आवर्स इनकी जॉब में होता हो, कि 15 से 20 मिनट का भी समय इनके पास ना हो पूजा पाठ करने के लिए। देखिए, गुरु के वक्री होने के चलते, राहु के नक्षत्र में बैठने के चलते, भाग्य भाव के सुप्त हो जाने के चलते धार्मिक इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं होगा। परंतु यदि कोई मैं उपाय पूजा पाठ इस जन्म कुंडली के आधार पर बताऊंगा तो वो स्वयं इस जातिका को करना होगा। यदि ये जातिका स्वयं उस चीज को नहीं करती तो उसका लाभ इसको देखने में नहीं मिलेगा, क्योंकि उम्र आप साफ देख पा रहे हैं 12 वर्ष तक यदि उसकी उम्र होती तो माता पिता उसको करते तो कुछ लाभ मिलता। परंतु परेशानी खुद की है। यदि अगर भूख खुद को लगी है तो खाना भी खुद ही को खाना पड़ेगा। तो उपाय पूजा पाठ भी इनको ही करने होंगे। हालांकि मेरा फर्ज है बताना, मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। सूर्य भगवान की आराधना करें, प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत करें, नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें। ये 3 उपाय करना इनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। साथ ही साथ गुरुवार से प्रारंभ करके नित्य अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें। गुरुवार के गुरुवार ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना इनके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। और संभव हो तो गुरुवार के दिन जाकर के किसी धार्मिक स्थल की सफाई भी करती हैं, तो ये उपाय करना भी इनकी कुंडली के साथ समय काफी ज्यादा बेनिफिशियल देखता हूँ। मीन राशि है, वर्तमान समय में इनको शनि की 7.5 चल रही है। तो जो मीन राशि से संबंधित और मेष लग्न से संबंधित जो मैंने राशिफल बताया है वो जाकर के अवश्य ही सुन लीजिएगा। और जो उपाय उन वीडियोज के अंत में मैंने बताए हैं उन उपायों को भी इन्हें बताइएगा, ताकि वो इन उपायों को अपने लाइफ में ऐड कर लें। प्रिय दर्शकों, ये था एक जातिका की जन्म कुंडली का बृहद वीडियो विश्लेषण। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। इनकी माताजी भी इस बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को देख करके संतुष्ट होंगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप में से वो दर्शक जो इस जन्म कुंडली के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, इनके लिए कुछ उपाय, कुछ मोटिवेटिंग यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को पढ़ेंगे। और जो तीसरी जन्म कुंडली, बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के लिए बची है, वो भी मैं बहुत ही जल्द आने वाले समय में आप सभी के सम्मुख लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का बृहद वीडियो विश्लेषण बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।